तो बात करते हैं यार डेंगू के नोट्स की। इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिसिन में। तो डेंगू इज व्हाट इट इज एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, जो कि कौन करता है? एक्यूट वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय डेंगू वायरस, कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। यानी यहाँ पे डेंगू वायरस कौन सा है? डेन 1 to 4। ट्रांसमिशन की बात करें तो डेंगू वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई? एडिस एजिप्टी के काटने से। सो इट इज बाय द फीमेल एडिस एजिप्टाई मस्कीटो। इटियोपैथोजेनेसिस की बात करें तो दो तरह का इन्फेक्शन होता है, फर्स्ट इन्फेक्शन, सेकंड इन्फेक्शन। जब फर्स्ट इन्फेक्शन होता है, तो होमोलॉगस एंड हेटेरोलॉगस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बन जाते हैं। होमोलॉगस एंड हेटेरोलॉगस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। जब फिर से इन्फेक्शन होता है, दैट इज सेकेंड इन्फेक्शन। सो सेकेंड इन्फेक्शन की बात करें तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो एनहांस करता है एंटीबॉडी को, एंड यहाँ पे एब्सेंस देखने को मिलता है क्रॉस रिएक्टिंग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का। सेकेंड इन्फेक्शन में क्या होता है भाई? दिस इन्फेक्शन एनहांसिंग एंटीबॉडीज एंड एब्सेंस ऑफ क्रॉस रिएक्टिंग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की एब्सेंस की वजह से क्या होता है? यूरेमिया बढ़ जाता है, जो ब्लड में वायरल लोड है, वायरेमिया बढ़ जाता है। इट एनहांस वायरेमिया, जिसकी वजह से क्या होता है? साइटोकाइन रिलीज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एंड वायरल प्रोटीन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं विद क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट। जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ था तो क्या होता है? वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कॉम्प्लीमेंट जब एक्टिवेट होता है क्या होता है? वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। जब वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? हीमो कंसंट्रेशन देखने को मिलता है यार, एंड हीमो कंसंट्रेशन की वजह से हाइपोवॉलीमिया हो जाता है, ब्लड में वॉल्यूम कम हो जाता है, हाइपोवॉलीमिया हो जाता है, सोडियम कम हो जाता है, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। जब ये वायरल प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं विद क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्लेटलेट तो क्या होता है? प्लेटलेट का कंजम्पशन हो जाता है यार, प्लेटलेट एक प्रकार से खत्म हो जाते हैं। जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमने बात किया अबाउट व्हाट इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ डेंगू फीवर। नाउ क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास 3 स्टेज में देखने को मिलता है यार। यहाँ पे पहला जो स्टेज है वो है क्लिनिकल डेंगू फीवर का। 3 प्रकार का होता है यहाँ पे, क्लिनिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। शुरुआती स्टेज में क्लासिकल, नॉट क्लिनिकल, क्लासिकल डेंगू फीवर। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है यार? इसमें सडन ऑनसेट फीवर होता है, हेडेक एंड चिल्स देखने को मिल सकते हैं, सिर दर्द होगा, कुड़कुड़ाहट महसूस होगी, माइल्जिया, थकान महसूस होगी, जॉइंट में पेन होगा,
है ना, सीवियर बैक एक, पीठ में दर्द होगा, मैक्यूलोपैपुलर रैश हो सकता है, ये क्लासिकल डेंगू फीवर। दूसरा जो है वो है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे यार, नाम से समझ आ रहा है फीवर है तो फीवर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे माइनर हेमोरेजिक है तो यहाँ पे माइनर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट का कम हो जाना, 1 लाख से प्लेटलेट का कम हो जाना। एंड यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से हीमेटोक्रिट बढ़ जाता है ना। यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, एल्ब्यूमिन का कम हो जाना, दैट इज हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया देखने को मिल सकता है। तो ये हमने बोला, हमने बात की बट क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में जो दूसरा मतलब डेंगू हेमोरेजिक फीवर के क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पे टेकीकार्डिया देखने को मिलता है ना, हाइपोटेंशन हो सकता है, नैरो पल्स प्रेशर यार, परफ्यूजन जो होता है वो पुअर होता है, सो पुअर परफ्यूजन। ये अगर हम देखने को मिल रहा है, सेकंड मतलब फीवर, माइनर ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होने के साथ साथ टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, नैरो पल्स प्रेशर, पुअर परफ्यूजन। तो ये डेंगू शॉक सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह के मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, तो एंटीबॉडी देखने के लिए हम क्या कराते हैं यार, एलाइजा एंटीजन देखने के लिए यहाँ पे NS1 एंटीजन देखते हैं, उसके लिए PCR करा सकते हैं, ECG फाइंडिंग्स का पता कर सकते हैं जिसमें हमारे पास साइनस ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है। ओके, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, फ्लैट T वेव्स देखने को मिल सकते हैं। एंड डेंगू हेमोरेजिक फीवर अगर हो गया, डेंगू हेमोरेजिक फीवर के अंदर हमारे पास क्या क्या देखने को मिल सकता है यार, डेंगू हेमोरेजिक फीवर के कुछ इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स की बात करें तो यहाँ पे हम हीमेटोक्रिट का पता करना जरूरी होता है, हीमेटोक्रिट है ना, जिसमें हमको समझ आता है कि हीमो कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, मतलब ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा यार। यहाँ पे CBC का पता करना जरूरी है डेंगू हेमोरेजिक फीवर के अंदर, जहाँ पे हमको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, CBC में प्लेटलेट कम हो जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे ब्लीडिंग टाइम देखें तो ब्लीडिंग टाइम जो होगा वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, क्लॉटिंग टाइम भी यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। फाइब्रिनोजन की बात करें तो फाइब्रिनोजन कम हो जाता है। USG में हम कराएं तो यहाँ पे एसाइटिस के केस में USG भी करा सकते हैं, तो एसाइटिस देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो हमने बात की अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, मतलब इन्वेस्टिगेशन की बात की हमने। नाउ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई, कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जो कि सब में करना पड़ सकता है, फिर स्पेसिफिक बात करते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, कोलॉइड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ओके, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, कोलॉइड ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, आयनोट्रोप्स देते हैं, आयनोट्रोप्स लाइक डोपामीन्स। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट। नाउ अगर डेंगू फीवर हो रहा है
विथ वार्निंग साइंस हैं, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे यार, एडमिट करना पड़ता है। वार्निंग साइंस है, अगर वार्निंग साइंस मतलब क्या, जैसे कि देखिए कार्डिया हो रहा है, तेजी से प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो उसके उसमें एडमिट करना पड़ता है। एडमिट का क्या करेंगे, आरएल रिंगर लैक्टेट चलाएंगे, किस रेट से, 7 ml पर kg पर आवर। एंड इसके बाद से अगर यहाँ पे कंडीशन इम्प्रूव हो रहा है तो उसको कम कर देंगे, रिंगर लैक्टेट का जो फ्लो रेट है उसको 5 कर देंगे। एंड और ज़्यादा अगर इम्प्रूव हो रहा है तो 3 ml पर kg पर आवर कर देंगे। एंड उसके बाद अगर पेशेंट स्टेबल हो गया तो उसको 24 to 48 आवर्स रखते हैं, है ना, एंड देन डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर 7 ml पर kg पर आवर से रिंगर लैक्टेट देने के बाद भी उसका कंडीशन इंप्रूव नहीं हुआ तो उसको रेट को बढ़ाते हैं, 10 ml करते हैं। फिर भी इंप्रूव नहीं हुआ तो इसको क्या करते हैं, 15 ml करके हैं। फिर भी नहीं हुआ तो उसको कोलॉइड देना पड़ता है। ठीक है, तो ये डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइन। तो डेंगू फीवर मतलब हम नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो उसको हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, है ना। घर में विदाउट वार्निंग साइन है तो पैरासीटामोल एंड फ्लूइड्स देंगे, ओरल फ्लूइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो ऐसा बोलेंगे। एंड हम जूस पियो बोलेंगे। एंड अगर सीवियर डेंगू फीवर है तो उस केसेस में हम 2 IV लाइन चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 2 IV लाइन चढ़ाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लूइड जो बॉडी से जा रहे हैं उसको बचाना। एंड इन केस ऑफ डेंगू शॉक सिंड्रोम जो हमने देखा जहाँ पे टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, एरोपल्स प्रेशर, पुअर परफ्यूजन है, वहाँ पे रिंगर लैक्टेट देते हैं, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे जब तक ठीक ना हो जाए, और यहाँ पे हीमेटोक्रिट अगर बढ़ रहा है तो कोलॉइड देंगे, एंड अगर ये कम हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी ट्रीटमेंट यार, ट्रीटमेंट है ना, इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर्स, इटियोपैथोजेनेसिस एंड ट्रांसमिशन कैसे होता है डेंगू फीवर का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिसिन के अंदर।